हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए भाई, पेन पेपर उठा लीजिए। आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है। इसमें हम दिल्ली सल्तनत के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये आपके जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एसएससी, बैंक, रेलवे, सीईटी, हरियाणा ट्रिपल एससी, राजस्थान पुलिस। ठीक है, जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं, जहाँ पर भी आपसे जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो इससे पहले हमने पुरानी वीडियो की थी उसमें हमने प्राचीन भारत के जो एमसीक्यूज थे वो यहाँ पे डिस्कस किए थे। आई होप कि वो चीज़ें आपने देखी होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो आप पहले उन्हें जाकर देखिए। हम यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और इसकी मैं पूरी सीरीज यहाँ पर लेके आऊँगा ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा बेहतर कर पाएँ। और देखो, ये थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी क्योंकि इसमें मैंने कम से कम 40 या 50 क्वेश्चन इसमें लिए हुए हैं और हम उनको अच्छे से डिस्कस भी करने वाले हैं। देखो भाई, आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आपने तैयारी करनी है अच्छे से तो पूरी वीडियो देखिए, चीज़ों को नोट कीजिए, जो चीज़ें आपको लगती हैं कि इंपॉर्टेंट है वो नोट कीजिए। और देखिए, आपने कल देखा होगा कि जो चंद्रयान 3 है वो उसने सक्सेसफुल लैंडिंग की है चंद्रमा पे। तो देखिए, जो पिछले बार चंद्रयान 2 था वो असफल हो गया था, लेकिन उन्होंने निरंतर प्रयास किया, मेहनत की और आज उनका ये मिशन सक्सेसफुल हो गया। तो इससे आपको ये सीख लेनी है कि कभी हार नहीं माननी है और बल्कि असफल होने के बाद आपको निरंतर मेहनत और प्रयास करना है ताकि आप आगे उस चीज़ का आनंद उठा पाएँ। ठीक है, तो चलिए, आज के लिए इतना ही ज्ञान था तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की। हु स्टेब्लिश्ड दी दिल्ली सल्तनत। आपके ऑप्शन है बाबर, अकबर, मोहम्मद गौरी। ऑप्शन डी है शेरशाह सूरी। चलिए फटाफट से आप कमेंट कीजिए। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहम्मद गौरी। ठीक है, जो मोहम्मद गौरी था उसने 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हराया था और इसी के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। अब आपसे क्वेश्चन पूछ देंगे कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। ठीक है, जो बैटल ऑफ तराइन थी उसका जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1192 में। इसमें मोहम्मद गौरी ने हराया था किसको, पृथ्वीराज चौहान को। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था। कब हुआ था, 1192 में, और इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और इसी के बाद से दिल्ली सल्तनत की यहाँ पर स्थापना हो गई थी। चलिए अगला देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन सा था। विच वॉज द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। आपके ऑप्शन है गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश या मामलुक वंश। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश था वो कौन सा था, गुलाम वंश था। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ये भी आपको याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने यहाँ पर गुलाम वंश की स्थापना की थी। अब देखिए, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ आपसे यहाँ पे ये पूछ दिया जाता है कि जो दिल्ली सल्तनत थी उसके राजवंशों का क्रम क्या है। तो आपको इनको याद रखना है। आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको, गुलाम खिलजी तस्लीम है। ठीक है, गुलाम खिलजी तस्लीम है। आप इसको ऐसे याद रख लो। जिस तरीके से मैंने इसको याद किया वो थोड़ा ऑकवर्ड है तो मैं यहाँ पर आपको बताना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, गुलाम खिलजी तस्लीम है। सबसे पहले आपका गुलाम वंश, उसके बाद है खिलजी वंश, तो से यहाँ पे हो जाएगा तुगलक वंश। ठीक है, और सौ से हो जाएगा सैयद वंश, और ले से हो जाएगा यहाँ पे लोधी वंश। तो ये जो 5 वंश थे यहाँ पे, ये दिल्ली सल्तनत के थे, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में क्या पूछ देते हैं कि आपको ये 4 इसमें से कोई दे देंगे और इनका क्रम पूछ लेंगे आपसे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए अगला देखते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था।
द कुतुब मीनार वॉज बिल्ट बाई। ऑप्शन है आपके बाबर, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जो कुतुब मीनार था उसका निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में, लेकिन बीच में इसकी मृत्यु होगी, तो इसको बाद में पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। इसको जो काम पूर्ण हुआ था वो किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो इल्तुतमिश था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और उसका दामाद भी था। चलिए अगला देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वीमन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। आपके ऑप्शन है रजिया सुल्तान, नूरजहां, मुमताज महल या चांद बीबी। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जो रजिया सुल्तान थी वो भारत की पहली महिला शासक थी। ठीक है, और कौन से सल्तनत की थी? दिल्ली सल्तनत की। तो जो रजिया सुल्तान थी वो किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। ये भी आपको याद रखना है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, और ये दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक बननी थी। चलिए अगला देखते हैं। गुलाम वंश के शासक मूलतः किस वंश के गुलाम थे? दी स्लेव डायनेस्टी रूलर्स वर ओरिजिनली स्लेव्स ऑफ विच डायनेस्टी? आपके ऑप्शन है गजनविड्स, तिमुरिड्स, मुगल या सेल्जुक्स। ठीक है, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जो गुलाम वंश के शासक थे वो मूलतः किस वंश के गुलाम थे? गजनविड्स के गुलाम थे वो। ठीक है, जो महमूद गजनवी था, ठीक है, उसके ये गुलाम थे। चलिए अगला देखते हैं। दिल्ली सल्तनत अपनी वास्तुकला विशेषकर किस शैली के प्रयोग के लिए जानी जाती थी? दी दिल्ली सल्तनत वॉज नोन फॉर इट्स आर्किटेक्चर, पर्टिकुलरली द यूज ऑफ विच स्टाइल? आपके ऑप्शन है बारोक, गॉथिक, इंडो इस्लामिक या नव शास्त्रीय। न्यो क्लासिकल, इंडो इस्लामिक, गॉथिक या बारोक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला थी वो कैसी वास्तुकला थी? इंडो इस्लामिक थी। इसमें भारतीय और इस्लामी शैलियों का क्या था? मिश्रण था, तो इसलिए इसको इंडो इस्लामिक कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। भारत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की? हु स्टार्टेड द इक्ता सिस्टम इन इंडिया? आपके ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। चलिए फटाफट से टाइप कीजिए अपना आंसर यहाँ पे। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। जो बलबन था उसने भारत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है, और जो इक्ता प्रणाली थी ये क्या थी? एक भू राजस्व प्रणाली थी और सैन्य एवं भू राजस्व प्रणाली थी। ठीक है, सैन्य और भू राजस्व। देखिए जो इक्ता प्रणाली थी इसमें क्या होता था कि बलबन अपने सैनिकों को वेतन के तौर पर कुछ भूमि उनको प्रदान कर देता था, तो इसी को इक्ता प्रणाली कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तुगलक वंश की राजधानी, अच्छा, तुगलक वंश को राजधानी को दिल्ली से किस शहर में स्थानांतरित करने के लिए जाना जाता है? दी तुगलक डायनेस्टी इज नोन टू हैव शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू विच सिटी? आपके ऑप्शन है आगरा, लाहौर, फतेहपुर सीकरी या दौलताबाद। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दौलताबाद। जो तुगलक वंश का मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है, जो यहाँ का शासक था तुगलक वंश का मोहम्मद बिन तुगलक, इसने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ शिफ्ट कर दी? दौलताबाद शिफ्ट कर दी थी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं।
दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक अपने बाजार सुधारों और सांकेतिक मुद्रा शुरू करने के लिए जाना जाता है? विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत इज नोन फॉर हिज मार्केट रिफॉर्म्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी? आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी या फिरोज शाह तुगलक। देखिए, राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। जो अलाउद्दीन खिलजी है वह अपने बाजार सुधारों और सांकेतिक मुद्रा शुरू करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बाजार नियम और सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था। इसे किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? द लोदी डायनेस्टी वॉज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। बाय whom was it overthrown? आपके ऑप्शन है अकबर, बाबर, हुमायूं या शेरशाह सूरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो बाबर था, बाबर ने लोदी वंश को खत्म करके यहां पर किस वंश की स्थापना की थी? मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था तो कौन था? बाबर था। ठीक है, और जो लोदी वंश था वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था। चलिए अगला देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का पतन मुख्यतः निम्न में से किस कारण से हुआ? द डिक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत वॉज मेनली ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? आपके ऑप्शन है बाहरी आक्रमण, अकाल, आर्थिक कमी या कमजोर केंद्रीय सत्ता। ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन, फैमिन, इकोनॉमिक स्कार्सिटी या वीक सेंट्रल अथॉरिटी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। भारी आक्रमण के द्वारा दिल्ली सल्तनत का क्या हो गया? पतन हो गया। ठीक है, बाबर ने यहाँ पर आक्रमण किया था तो इस वजह से इसका क्या हो गया? पतन हो गया। लोधी वंश अंतिम सल्तनत थी, यहाँ पे अंतिम वंश था लोधी वंश। ठीक है, तो उसको बाबर के द्वारा खत्म करके यहाँ पर मुगल राजवंश की स्थापना की गई थी। तो इसका जो पतन था वो क्या था? बाहरी आक्रमण, एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण दिल्ली सल्तनत का क्या हो गया? पतन हो गया। चलिए अगला देखते हैं। दिल्ली सल्तनत ने भारत में किस धर्म के प्रसार में योगदान दिया? दी दिल्ली सल्तनत कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द स्प्रीड ऑफ विच रिलीजन इन इंडिया? आपके ऑप्शन है ईसाई धर्म, पारसी धर्म, बौद्ध धर्म या इस्लाम धर्म। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इस्लाम। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत थी उसने भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार में क्या किया था? योगदान किया था। चलिए अगला देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को अलाई दरवाजा और अलाई मीनार के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत इज क्रेडिटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ अलाई दरवाजा एंड अलाई मीनार? ठीक है, आपको बताना है कि अलाई दरवाजा और अलाई मीनार के लिए दिल्ली सल्तनत के किस शासक को जाना जाता है? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए भाई, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अलाई दरवाजा और अलाई मीनार का निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। चलिए अगला देखते हैं। कौन सा दिल्ली सुल्तान शरिया कानून के आधार पर वास्तव में इस्लामी राज्य स्थापित करने के प्रयासों के लिए जाना जाता था? विच दिल्ली सुल्तान वॉज नोन फॉर हिज एफर्ट्स टू एस्टेब्लिश अ ट्रूली इस्लामिक स्टेट बेस्ड ऑन शरिया लॉ? आपके ऑप्शन है बलबन, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बलबन को दिल्ली कानून के शरिया कानून के आधार पर वास्तव में इस्लामी राज्य स्थापित करने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। ठीक है, जो बलबन था उसने अपने शासन के दौरान इस्लामी सिद्धांतों के कार्यान्वयन और शरिया कानून के सख्ती से पालन पर जोर दिया। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बलबन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। दीवान ए खास और दीवान ए आम वास्तुशिल्प विशेषताएं थी जो आमतौर पर कहाँ पाई जाती थी। दीवान ए खास एंड दीवान ए आम वर आर्किटेक्चरल फीचर्स कॉमनली फाउंड इन, आपके ऑप्शन है कब्र, महल, किला या मस्जिद। ठीक है, ये जो दीवाने खास और दीवाने आम था ये कहाँ पर पाई जाती थी, ग्रेव, पैलेस, फोर्ट या मॉस्क में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये महलों में पाए जाने वाली एक वास्तुशिल्प थी, दीवाने खास और दीवाने आम। ठीक है, जो अब देखिए जो दीवाने खास था वो क्या था, निजी दर्शकों का एक हॉल था, और जो दीवाने आम था वो सार्वजनिक दर्शकों के लिए एक हॉल बनाया गया था, और एक खास तौर पर कहाँ पे होता था, किसी महल में होता था। चलिए अगला देखते हैं। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय से संबंधित थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी ने पहले भी पूछा हुआ है। टू विच सूफी सेक्ट डिड दी सूफी सेंट निजामुद्दीन औलिया बिलोंग। आपके ऑप्शन है नक्शबंदी, कादिरी, चिश्ती या सुहरावर्दी। चलिए फटाफट से बताइए, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय से संबंधित थे। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिश्ती। ठीक है, जो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया थे वो चिश्ती सूफी संप्रदाय से संबंधित थे, और इन्होंने भारत में जो सूफीवाद है उसके प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद है दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से कौन सांकेतिक मुद्रा के प्रयोग और असफल हिंदू मुस्लिम एकता अभियान के लिए जाना जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत इज नोन फॉर द यूज ऑफ टोकन करेंसी एंड द अनसक्सेसफुल हिंदू मुस्लिम यूनिटी कैंपेन। आपके ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या बलबन। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो सांकेतिक मुद्रा के प्रयोग और असफल हिंदू मुस्लिम एकता अभियान के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की कला और वास्तुकला में भारतीय और फारसी शैलियों का मिश्रण देखा गया है, जिसे अक्सर कहा जाता है द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द दिल्ली सल्तनत सॉ अ मिक्सचर ऑफ इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल ऑफन रिफर्ड टू एज। आपके ऑप्शन है मुगल शैली, इंडो फारसी शैली, चोल शैली या द्रविड़ शैली। जो दिल्ली सल्तनत की कला और वास्तुकला थी उसमें भारतीय और फारसी शैलियों का क्या देखा गया है, मिश्रण देखा गया है। तो इसको क्या कहा जाता है। देखिए भारतीय और फारसी है तो ऑब्वियसली ये इंडो फारसी शैली होगी, है ना, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा इसका। चलिए अगला देखते हैं। इलबाड़ी राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इलबाड़ी डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई। आपके ऑप्शन है रजिया सुल्तान, बलबन, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो इलबाड़ी राजवंश थी उसकी स्थापना किसने की थी, इल्तुतमिश ने की थी। इल्तुतमिश को शम्सुद्दीन इल्तुतमिश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना इसको, शम्सुद्दीन इल्तुतमिश के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसी ने क्या किया था, यहाँ पर इलबाड़ी राजवंश की स्थापना की थी। चलिए अगला देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान दिल्ली सल्तनत दरबार का दौरा करने वाला प्रसिद्ध फारसी इतिहासकार कौन था। हु वॉज द फेमस पर्शियन हिस्टोरियन हु विजिटेड द दिल्ली सल्तनत कोर्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। आपके ऑप्शन है इब्न बतूता, अल बिरूनी, मार्को पोलो या हेरोडोटस। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान यहां पर कौन आया था भारत में। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इब्न बतूता। ठीक है, जो इब्न बतूता था वो एक फारसी
इतिहासकार था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान उसके दरबार में आया था। चलिए अगला देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के पतन ने भारत में किस राजवंश के उदय का मार्ग प्रशस्त किया? द डिक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत पेव्ड द वे ऑफ द राइज ऑफ विच डायनेस्टी इन इंडिया? आपके ऑप्शन है मौर्य वंश, गुप्त वंश, मुगल वंश या मराठा राजवंश। तो अभी मैंने आपको पहले बताया था कि दिल्ली सल्तनत के बाद यहाँ पर कौन से सल्तनत की स्थापना हुई थी? मुगल वंश की हुई थी, है ना। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाबर ने जो लोधी वंश था उसको खत्म करके यहाँ पर मुगल राजवंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस भारतीय राजवंश के शासन के अंत का प्रतीक थी? द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत मार्क्ड द एंड ऑफ द रूल ऑफ विच इंडियन डायनेस्टी? आपके ऑप्शन है चोल राजवंश, गुप्त राजवंश, मौर्य वंश या कुषाण वंश। देखिए इन चारों में से किसके अंत के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी? देखिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जो गुप्त वंश था। जब इसका यहां पर अंत हुआ तो उसके बाद यहां पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किस सूफी संत को भक्ति आंदोलन से जुड़ाव और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए जाना जाता है? विच सूफी सेंट इज नोन फॉर हिज एसोसिएशन विद द भक्ति मूवमेंट एंड हिज एफर्ट टू प्रमोट यूनिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स? आपके ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो, बाबा फरीद या ऑप्शन डी कबीर। देखिए कौन था वो? अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो एक सूफी संत थे जो भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे और उनको हिंदू और मुस्लिमों के बीच एकता को बढ़ावा देने के उनके जो प्रयास थे उनके लिए उन्हें जाना जाता है। इन्होंने अपनी कविता और शिक्षाओं के माध्यम से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई को पाटने में अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दिल्ली सल्तनत को किस समूह के लोगों के विभिन्न आक्रमणों से चुनौतियों का सामना करना पड़ा? दी दिल्ली सल्तनत फेस्ड चैलेंजेस फ्रॉम वेरियस इन्वेजन्स बाय विच ग्रुप ऑफ पीपल? आपके ऑप्शन है फारसियों, पर्शियंस, मंगोल, अरब या तुर्क। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे उनको मंगोल आक्रमणों से यहां पर सामना करना पड़ा था। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने टंका और जीतल नामक चांदी के सिक्कों की एक श्रृंखला जारी की? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एसएससी ने ये कई बार पूछा हुआ है। विच रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत इश्यूड अ सीरीज ऑफ सिल्वर कॉइन कॉल्ड टंकाज एंड जीतल्स? आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बलबन। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अलाउद्दीन खिलजी ने मुद्रा को विनियमित करने और अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए टंका और जीतल सिक्के जारी किए थे। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का प्रभाव भारत से बाहर के क्षेत्रों तक फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान समय के कुछ हिस्से भी शामिल थे। अब वो हिस्से कौन कौन हैं आपको बताने हैं। ठीक है, दी दिल्ली सल्तनत इन्फ्लुएंस एक्सटेंडेड टू टेरिटरीज आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे। कौन कौन थे? अफगानिस्तान और पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव, नेपाल और भूटान। तो आपको बताने की दिल्ली सल्तनत का प्रभाव भारत से बाहर किन देशों तक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, यहां तक दिल्ली सल्तनत का प्रभाव पड़ा हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान।
चलिए अगला देखते हैं। कुतुब मीनार के निर्माण से भारत में किस स्थापत्य शैली की शुरुआत हुई? विच आर्किटेक्चरल स्टाइल वॉज स्टार्टेड इन इंडिया बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार? आपके ऑप्शन है इंडो इस्लामिक, मुगल, फारसी या द्रविडियन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडो इस्लामिक। ठीक है, कुतुब मीनार का जब निर्माण हुआ तो उसके बाद भारत में इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली की शुरुआत हुई। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? खिलजी डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई, आपके ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से याद रखें। जो जलालुद्दीन खिलजी थे, इनके द्वारा ये खिलजी वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इन्होंने जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था उसकी हत्या करने के बाद खिलजी वंश की स्थापना की थी। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू करने के लिए जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एसएससी ने पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इज नोन टू हैव स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ सिजदा एंड पैबोस? आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बलबन। बलबन के द्वारा शासक के प्रति वफादारी पर जोर देने के लिए सिजदा को कहते हैं साष्टांग प्रणाम, और पैबोस ये राजा के पैरों को चूमना, ये प्रथा इन्होंने शुरू की थी। ठीक है, चलो भाई अगला देखते हैं। भारतीय समाज पर दिल्ली सल्तनत के प्रभाव में प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए किस भाषा को अपनाना शामिल था? द इन्फ्लुएंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत ऑन इंडियन सोसाइटी इंक्लूडेड द अडॉप्शन ऑफ विच लैंग्वेज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज? आपके ऑप्शन है अरबी, संस्कृत, फारसी या तुर्की। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी प्रशासनिक जो भाषा थी वो क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, फारसी भाषा का यहाँ पर यूज किया जाता था। चलिए अगला देखते हैं। दिल्ली सल्तनत द्वारा शुरू की गई इक्ता प्रणाली मुख्य रूप से किससे संबंधित थी? द इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द दिल्ली सल्तनत वॉज मेनली रिलेटेड टू, आपके ऑप्शन है भू राजस्व संग्रह, व्यापार नियम, सैन्य प्रशासन या ऑप्शन डी धार्मिक प्रथाएं। तो देखिए मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि इसका आंसर क्या है, सैन्य प्रशासन है, और इसमें ये दोनों चीजें हैं। ठीक है, भू राजस्व और सैन्य प्रशासन। इसमें क्या होता था कि जो सैनिक होते थे उनको उनकी सेवा के बदले वेतन न देकर उनको कुछ भूमि प्रदान की जाती थी, तो इसी को इक्ता प्रणाली कहा गया था। तो ये दोनों हो जाएगा, सैन्य प्रशासन तथा भू राजस्व संग्रह। ये थोड़ा सा ऑप्शन इनमें गड़बड़ हो गई है। चलिए अगला देखते हैं। तराइन की लड़ाई दिल्ली सल्तनत और किस समूह के लोगों के बीच लड़ी गई थी? द बैटल ऑफ तराइन वॉज फॉट बिटवीन द दिल्ली सल्तनत एंड विच ग्रुप ऑफ पीपल? आपके ऑप्शन है मंगोल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, राजपूत या मराठा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो तराइन की लड़ाई हुई थी वो दिल्ली सल्तनत और राजपूतों के बीच हुई थी। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। चलिए अगला देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक अपने 1000 सुतून महल और अदीना मस्जिद के लिए जाना जाता है? विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत इज नोन फॉर हिज 1000 सुतून पैलेस एंड अदीना मस्जिद? आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या ऑप्शन डी बलबन। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक अपने 1000 सुतून महल और अदीना मस्जिद के लिए
जाना जाता है क्योंकि इसने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं भाई। दिल्ली सल्तनत के अलग अलग राज्यों में विभाजन के लिए किसके आक्रमण को जिम्मेदार ठहराया जाता है? हुज इन्वेजन इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवीजन ऑफ द दिल्ली सल्तनत इनटू डिफरेंट स्टेट्स? आपके ऑप्शन है तैमूर लंग, चंगेज खान, गजनी का महमूद, इसको महमूद गजनी कहते हैं, ठीक है, या नादिर शाह। देखिए जब यहाँ पर किसने, तैमूर लंग ने आक्रमण किया तो जो दिल्ली सल्तनत थी वो क्या होगी, अलग अलग राज्यों में विभाजित होगी। ठीक है, तो तैमूर लंग का जो आक्रमण है उसको यहाँ पर जिम्मेदार ठहराया जाता है, किसके लिए, दिल्ली सल्तनत के अलग अलग राज्यों में विभाजन के लिए। और देखिए जो तैमूर लंग था उसने 1398 ईस्वी में यहाँ पर आक्रमण किया था, जिसके कारण जो दिल्ली सल्तनत थी वो कमजोर होगी और अलग अलग राज्यों में विभाजित होगी। चलिए अगला देखते हैं। दीन ए इलाही दिल्ली सल्तनत की प्रथाओं से प्रभावित होकर किस मुगल शासक द्वारा शुरू किया गया एक समन्वित धार्मिक आंदोलन था? कहने का मतलब है कि जो दीन ए इलाही थी वो किसके द्वारा शुरू की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप। दीन ए इलाही वॉज अ syncretic religious movement started by which Mughal ruler influenced by the practices of the Delhi Sultanate? आपके ऑप्शन है बाबर, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, जो दीन ए इलाही थी वो किसके द्वारा शुरू की गई थी, अकबर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए अगला देखते हैं। तुर्को अफगान वास्तुकला, ये तुर्क होना चाहिए वैसे, है ना, तुर्क अफगान वास्तुकला शैली दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश से निकटता से जुड़ी हुई है? दी तुर्क अफगान आर्किटेक्चरल स्टाइल इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ विच डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत? आपके ऑप्शन है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या सैयद वंश। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, तुगलक वंश। जो तुर्क अफगान वास्तुकला शैली है वो तुगलक वंश से जुड़ी हुई है। अगला देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को खगोल विज्ञान में रुचि और जंतर मंतर वेधशालाओं के निर्माण के लिए जाना जाता है? विच रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत इज नोन फॉर हिज इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरीज? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ है, तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद करें। आपके ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या मोहम्मद शाह तुगलक। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहम्मद शाह तुगलक। इसकी खगोल विज्ञान में रुचि थी और इसने जंतर मंतर वेधशालाओं का निर्माण भी करवाया था। चलिए अगला देखते हैं। दिल्ली में तुगलकाबाद किला तुगलक वंश के किस शासक द्वारा बनाया गया था? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले भी पूछा जा चुका है। दी तुगलकाबाद फोर्ट इन दिल्ली वॉज बिल्ट बाई विच रूलर ऑफ दी तुगलक डायनेस्टी? आपके ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। इसने तुगलकाबाद किले की स्थापना की थी। ठीक है, और ये तुगलकाबाद कहाँ पर है, ये भी दिल्ली में स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सूफी संत को भारतीय शास्त्रीय संगीत और कव्वाली संगीत के निर्माण में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? Which of the following Sufi saint is known for his contribution to the formation of Indian classical music and कव्वाली म्यूजिक? आपके ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, अमीर खुसरो, मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, तो भारतीय संगीत और कव्वाली संगीत का निर्माण के लिए किसको जाना जाता है? अमीर खुसरो को। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, जो अमीर खुसरो हैं उनको भारतीय शास्त्रीय संगीत और कव्वाली संगीत के निर्माण के लिए इनको जाना जाता है।
चलिए अगला देखते हैं। लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर के उपयोग की विशेषता वाली और अपनी जटिल नक्काशी के लिए जानी जाने वाली स्थापत्य शैली किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान प्रमुख थी? दी आर्किटेक्चरल स्टाइल characterized using red sandstone and white marble and known for its intricate carvings was prominent during the reign of which Mughal emperor? आपके ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शाहजहां। ठीक है, जो शाहजहां का शासनकाल था उसको स्थापत्य कला के लिए स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस समय उन्होंने जो लाल बलुआ पत्थर है, जैसे आपका लाल किला है ना, वो किससे बना है? लाल बलुआ पत्थर से बना है। और आपका ताजमहल है, ये किससे बना है? सफ़ेद वाइट संगमरमर से बना है। तो ये इन्हीं के शासनकाल के दौरान इनका निर्माण किया गया था। तो शाहजहां यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कौन सा मुगल शासक अपनी सुलह ए कुल या सार्वभौमिक सहिष्णुता की नीति के लिए जाना जाता है? विच मुगल रूलर इज नोन फॉर हिज पॉलिसी ऑफ सुलह ए कुल और यूनिवर्सल टॉलरेंस? आपके ऑप्शन है अकबर, बाबर, औरंगजेब, हुमायूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर। ठीक है, जो अकबर है वो अपने सुलह ए कुल या सार्वभौमिक सहिष्णुता की नीति के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं। किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल को अक्सर दिल्ली सल्तनत का स्वर्ण युग माना जाता है, जो अपने बाजार सुधारों और सैन्य अभियानों के लिए जाना जाता है? विच दिल्ली सुल्तान्स रेन इज ऑफन regarded as the golden age of the Delhi Sultanate, known for its market reforms and military campaigns? आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था उसको दिल्ली सल्तनत का स्वर्ण युग माना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रसिद्ध मध्यकालीन भारतीय यात्री और इतिहासकार कौन था जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार का दौरा किया और रेहला नामक पुस्तक लिखी? ये आपको याद रखना है, रेहला पुस्तक किसने लिखी थी? हु वॉज द फेमस मेडिवल इंडियन ट्रेवलर एंड हिस्टोरियन हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक एंड रोड द बुक रेहला? ये मैं पहले भी ये क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, कौन था वो? इब्न बतूता। ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में ये आया था और इसने रेहला नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं भाई। कौन सा दिल्ली सुल्तान इक्ता प्रणाली शुरू करने के लिए जाना जाता है? विच दिल्ली सुल्तान इज नोन टू हैव स्टार्टेड द इक्ता सिस्टम? ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका आंसर क्या है? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, जो बलबन था उसको इक्ता प्रणाली की शुरुआत करने के लिए जाना जाता है। इसका पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबन। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। किस शासक के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया? द इन्वेजन ऑफ विच रूलर लेट द एंड ऑफ द दिल्ली सल्तनत? आपके ऑप्शन है बाबर, अकबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी। ये भी हम कर चुके हैं, है ना। जो बाबर था उसने जब लोधी वंश को खत्म किया तो उसके बाद किस वंश की स्थापना की? मुगल वंश की स्थापना की। तो यहाँ से मुगल वंश की शुरुआत होगी। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत के। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर आपने इससे पहले प्राचीन भारत वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे भी देखें। इसके बाद अब हम करेंगे मुगल वंश। ठीक है, जो अगले एमसीक्यूज होंगे वो मुगल वंश से रिलेटेड होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में जो बार बार पूछे जाते हैं या जिनको पूछे जाने की 100% संभावना है वो हम यहाँ पर करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और अपने कमेंट यहाँ पर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।